इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे निरपेक्ष अपूर्णांक क्या है और सापेक्ष अपूर्णांक क्या है। ठीक है, तो देखते हैं निरपेक्ष अपूर्णांक। देखिए, निर्वात के सापेक्ष यदि किसी भी माध्यम का अपूर्णांक हम लोग लेंगे, निर्वात के सापेक्ष यदि हम लोग किसी भी माध्यम का अपूर्णांक लेते हैं तो उससे हम लोग निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। ठीक है, निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर समझने के लिए हम लोग देखिए, यहाँ पर लिखा गया है यदि माध्यम एक निर्वात हो और माध्यम दो जल हो तो जो साइन आई बाई साइन आर का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? एन डब्ल्यू के बराबर होगा। अर्थात इस एन डब्ल्यू को हम लोग पढ़ते क्या हैं? जल का निरपेक्ष अपूर्णांक। एन डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं हम? जल का निरपेक्ष अपूर्णांक पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप निरपेक्ष अपूर्णांक को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टार मार्क दिखाई दे रहा है। समानतः वायु अथवा अन्य गैसों के सापेक्ष किसी माध्यम का सापेक्ष अपूर्णांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपूर्णांक के बराबर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं सापेक्ष अपूर्णांक। सापेक्ष अपूर्णांक, देखिए सापेक्ष अपूर्णांक क्या होता है? जब कभी भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो ऐसे कंडीशन में जो साइन आई बाई साइन आर का अनुपात होता है, साइन आई बाई साइन आर का जो अनुपात होता है, उसी को हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक कहते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं? साइन आई बाई साइन आर बराबर 1 और 2। और इस 1 और 2 को हम लोग पढ़ते कैसे हैं? देखिए, इधर 1 लिखा गया है अर्थात ये पहला माध्यम हुआ, इधर 2 लिखा गया अर्थात ये दूसरा माध्यम हुआ। तो इसे पढ़ेंगे हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, इसे प्रतीक के रूप में यदि व्यक्त करना हो, यदि इसे हम लोग प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे हम लोग 1n2 या n12 लिख सकते हैं। या कुछ किताबों में इस प्रकार भी लिखा जाता है 1 और 2 बराबर n2 बाई n1 लिखते हैं। ठीक है, एक बात याद रहे, जो राइट साइड होता है उससे हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, जो लेफ़्ट साइड होता है उसे नीचे लिखते हैं। ठीक, राइट साइड वाला अपूर्णांक ऊपर, लेफ़्ट साइड वाला अपूर्णांक नीचे। ठीक है, याद रहेगा। अब एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं, इसे हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे देखिए, जी एंड डब्ल्यू लिखा गया है। जी का मतलब ग्लास, डब्ल्यू का मतलब वाटर यानी जल। तो देखिए, ये राइट साइड दिखाई दे रहा है, तो राइट साइड वाले को हमें कहाँ लिखना है अपूर्णांक के रूप में? ऊपर, ए एन डब्ल्यू। देखिए, आप ए देख करके घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये वायु के सापेक्ष लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने निर्वात के सापेक्ष ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था ये दोनों बराबर होते हैं नोट में। इस प्रकार इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी। इस ए एन डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है 4/3 होती है, और इस ए एन जी की जो वैल्यू होती है वो 3/2। सॉल्व करेंगे 8/9। ठीक है, इसी प्रकार डब्ल्यू एन जी है, तो यहाँ पर यदि इसको हम लोग उल्टा कर लें, देखिए 1/जी एन डब्ल्यू हो जाएगा उल्टा करने पर। अब इस जी एन डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 9/8 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसे आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे समझते हैं। जब कभी प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हो और पुनः दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाती हो तथा तीसरे माध्यम से चौथे माध्यम में जाती हो और चौथे माध्यम से पहले माध्यम में जाती हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो सभी माध्यमों के अपूर्णांक होते हैं, जो सभी माध्यमों के अपूर्णांक होते हैं, देखिए यहाँ पर उनका गुणा कराया गया है, तो गुणा कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। देखिए, 1 के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रायः कॉम्पिटिशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक कितना होता है? 4/3। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कितना होता है? 3/2।
2। ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्रांति कोण। देखिए क्रांति कोण को समझने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। पहले तो दो माध्यम होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है, एक विरल माध्यम, दूसरा सघन। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। और एक और भी कंडीशन है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। यदि इन सारी कंडीशनों को सेटिस्फाइड करता है तब क्रांतिक कोण कंडीशन अप्लाई होगा। देखते हैं इसकी परिभाषा। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वह स्थिति क्रांतिक कोण की स्थिति कहलाती है। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि ये सभी कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, इस प्रकार ये क्रांतिक कोण होगा, यानी ये आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, क्रांतिक कोण के बराबर। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्रांतिक कोण, आप इसे याद रखेंगे, इसकी परिभाषा याद रखेंगे, ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।